नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान की दुनिया को समझते हैं, लेकिन जरा हट के अंदाज में। इसे कोई मुश्किल कानूनी किताब नहीं, बल्कि एक शानदार घर के नक्शे की तरह देखेंगे। तो चलिए इसी सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि संविधान एक बहुत बड़ा घर है और इसके जो अलग अलग हिस्से हैं, जिन्हें हम पार्ट्स कहते हैं, वो इस घर के कमरे हैं। हर कमरे का एक खास काम है और ये सब मिलकर ही इस पूरे घर को चलाते हैं। और पता है इस घर में कुल कितने कमरे हैं? पूरे 25, यानी 25 पार्ट्स। अब देखिए, हम हर कमरे का दरवाजा तो नहीं खटखटाएंगे, लेकिन हाँ, जो सबसे जरूरी कमरे हैं उनमें झांककर जरूर देखेंगे, ताकि इस पूरी बिल्डिंग का डिजाइन हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो किसी भी घर की तरह शुरुआत होती है उसकी नींव से, उसकी बुनियाद से। ये नींव ही तय करती है कि ये देश आखिर है क्या, यहाँ कौन कौन रहेगा, और वो बुनियादी नियम क्या हैं जिन पर ये पूरा घर टिका हुआ है। तो सबसे पहले आता है पार्ट 1। इसे आप समझ लीजिए कि ये घर की जमीन के कागजात हैं। ये बताता है कि देश की सीमाएं कहाँ तक हैं और इसमें कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। भारत को राज्यों का संघ भी यही कहा गया है। ठीक है, जमीन तो तय हो गई, पर अब सवाल ये है कि इस घर में रहने का हक किसे है। इसका जवाब देता है पार्ट 2, और इसकी सबसे खास बात है एकल नागरिकता का सिद्धांत। मतलब कोई चाहे केरल में रहे या कश्मीर में, उसकी नागरिकता सिर्फ और सिर्फ भारतीय होगी। और बस यहीं से एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, आखिर इस घर में रहने वालों को क्या गारंटी मिलती है? वो कौन से अधिकार हैं जो उनसे कोई नहीं छीन सकता? और इसका जवाब हमें मिलता है पार्ट 3 में। पता है, इसे हमारे संविधान का दिल या उसकी आत्मा भी कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जो सरकार को हद में रखता है और हर नागरिक को कुछ ऐसे मौलिक अधिकार देता है जो बहुत जरूरी हैं। और पार्ट 3 की असली खूबसूरती सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती है। जैसे समानता का अधिकार। इसका सीधा मतलब है कि किसी को भी उसकी जाति या धर्म के नाम पर किसी सार्वजनिक पार्क या दुकान में जाने से रोका नहीं जा सकता। ये अधिकार असल में काम करते हैं। अब आते हैं एक ही सिक्के के दो पहलुओं पर। एक तरफ है पार्ट 4, जो सरकार के लिए एक गाइडबुक जैसा है। ये बताता है कि एक अच्छे देश को क्या-क्या करना चाहिए। तो दूसरी तरफ है पार्ट 4A, जो हम नागरिकों को याद दिलाता है कि अधिकारों के साथ-साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। एक सरकार के लिए सलाह है, तो दूसरा जनता का कर्तव्य। अच्छा, तो नींव तो मजबूत हो गई। अब चलते हैं घर की उन मंजिलों पर जहां से असल में देश चलता है, जहां से बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, यानी सत्ता के गलियारों में। यहाँ पर हमें भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। पार्ट वी, ये है टॉप फ्लोर, यानी केंद्र सरकार, जिसमें राष्ट्रपति, संसद और सुप्रीम कोर्ट आते हैं। और पार्ट 6 वो है अलग अलग राज्यों की सरकारें, जहां राज्यपाल, मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट होते हैं। लेकिन असली पावर तो नीचे जमीन पर होती है ना, यहीं पर आते हैं पार्ट 9 और 9A। इन्हें आप इस घर का आंगन या चौपाल समझ सकते हैं। ये लोकतंत्र को गांव और शहर के लेवल तक ले जाते हैं, जहां लोग अपने छोटे छोटे फैसले खुद करते हैं। और हाँ, एक मजेदार बात, ये चौपाल वाला सिस्टम शुरू से नहीं था। इसे बाद में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। ये दिखाता है कि हमारा संविधान वक्त के साथ और बेहतर और ज्यादा लोकतांत्रिक होता गया। तो चलिए अब घर के इंजन रूम में चलते हैं। ये वो जगह है जहां से देश की पूरी मशीनरी चलती है। पैसे का हिसाब किताब, चुनाव और इमरजेंसी के हालात से निपटने के नियम सब यही हैं। देखिए, हर घर को चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ही। पार्ट 12 इसी का हिसाब किताब है, और इसी हिस्से में आता है आर्टिकल 300A, जिसने एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया। पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, पर अब ये एक कानूनी अधिकार है। ये एक बहुत ही जरूरी फैसला था। ये हिस्सा सच पूछिए तो हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। पार्ट XV ये पक्का करता है कि घर के जो मेन मैनेजर हैं, यानी हमारी सरकारें, वो सही तरीके से बिना किसी धांधली के चुने जाएं, और इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग को दी गई है। हर घर में एक इमरजेंसी प्लान होता है ना? पार्ट 18 बिल्कुल वैसा ही है। जब देश पर कोई बड़ा संकट आता है, जैसे युद्ध या कोई और बड़ी गड़बड़ी, तो ये केंद्र सरकार को कुछ खास शक्तियां देता है।
आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये एक ऐसी पावर है जो बहुत जरूरी भी है, लेकिन इस पर हमेशा बहस भी होती रहती है। अब आते हैं हमारे दौरे के आखिरी पड़ाव पर, और ये हिस्सा हमें बताता है कि ये घर कोई पत्थर की पुरानी हवेली नहीं है, बल्कि एक जीती जागती चीज है जो समय के साथ खुद को बदल सकती है, विकसित हो सकती है। और इस बदलाव की जो मास्टर की है वो है ये नंबर 368। ये पार्ट एक्स का अकेला आर्टिकल है, पर शायद सबसे पावरफुल। यही वो टूल है जो हमारी संसद को संविधान में संशोधन करने यानी बदलाव करने की शक्ति देता है। लेकिन संविधान बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए। मतलब सिर्फ आधे से ज्यादा लोगों की हाँ से काम नहीं चलेगा, बल्कि सदन के 2/3 सदस्यों की सहमति जैसी बहुत कड़ी शर्तें होती हैं। जीएसटी जैसा इतना बड़ा टैक्स सुधार इसी प्रोसेस से मुमकिन हुआ। तो इस पूरे टूर से क्या समझ में आया? यही कि भारत का संविधान सिर्फ कुछ नियमों की किताब नहीं है, ये एक ऐसा शानदार डिज़ाइन है जो मजबूत भी है और वक्त के साथ खुद को ढालने की ताकत भी रखता है। अगर इस पूरे दौरे से कुछ सबसे ज़रूरी कमरों को याद रखना हो तो वो ये हैं। पार्ट 3 जो हमें हमारे अधिकार देता है, पार्ट 5 जो केंद्र सरकार को शक्ति देता है, पार्ट 9 जो लोकतंत्र को गांव तक ले जाता है, और पार्ट 20 जो हमें बदलाव का रास्ता दिखाता है। ये इस महान इमारत के सबसे मजबूत खंभे हैं। और आखिर में बस ये एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये घर, ये संविधान एक सफ़र पर है। इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये लगातार लिखी जा रही है और आने वाली पीढ़ियां इसमें अपने नए अध्याय जोड़ती रहेंगी।